तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल डी के स्टडी पॉइंट में। और आज हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर 4 की और पार्ट 4 की। ठीक है, तो जिसमें हम देखेंगे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा और खेलकूद। इसके पहले ही 3 पार्ट आ चुके हैं और ये 4th पार्ट है। और जिसमें आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अक्षमता शिष्टाचार क्या होता है। तो हम बात करते हैं असक्षमता शिष्टाचार की। तो असक्षमता शिष्टाचार का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति अक्षम है, किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं है, तो उनके साथ जो है अच्छा व्यवहार करना। तो हमको किसी भी व्यक्ति के साथ जो कि शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से या किसी भी तरीके से ये पूर्णतः सक्षम नहीं है, थोड़ा असक्षम है, तो हमें जो है उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यानी कि अगर ऐसा हमें नहीं करना चाहिए कि कोई व्यक्ति है उसके साथ हमें सिंपैथी नहीं दिखानी चाहिए जिससे कि उसको बुरा लगे, क्योंकि जो कि नाम है असक्षम व्यक्ति होते हैं उन्हें सिंपैथी की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें बल्कि अपने आत्मसम्मान की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हमें उनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे कि उनके आत्मसम्मान में वृद्धि हो, उन्हें अच्छा लगे। तो अब हम एक लाइन में देख लें, असक्षमता शिष्टाचार का मतलब तो ये है कि अक्षम व्यक्तियों के साथ सामान्य व्यक्तियों की तरह ही व्यवहार करना। ठीक है, तो ये हो गया अक्षमता शिष्टाचार। अब हम इन्हें कुछ एग्जांपल्स के उससे समझ लेते हैं जिससे आपको अच्छे से पता चल जाए कि असक्षमता शिष्टाचार क्या होता है। पहला ये है कि सामान्य व्यक्ति की तरह ही बातें करना। मतलब ये है कि अगर जो भी असक्षम व्यक्ति है उसके साथ आपको एकदम सामान्य व्यक्ति की तरह बात करनी चाहिए। आप उसके साथ ऐसा ना करें कि आप उससे इशारों में या साइन की भाषा में बात करें। तो इससे क्या नाम है उस व्यक्ति को बुरा लग सकता है। और आपको अच्छा व्यवहार करना है, यानी कि शिष्टाचार। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उस व्यक्ति के साथ साइन में बात नहीं करनी है, बल्कि नॉर्मली जैसे हम सबके साथ बात कर रहे हैं वैसे ही बात करनी है, सीधा। अब हाथ मिलाने की पेशकश। तो दूसरे में हमें क्या करना है कि अगर कोई भी जैसे व्यक्ति होता है तो उसके साथ क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति होता है तो उसके पैर जो है वो कृत्रिम लगा हो या हाथ कृत्रिम लगा हो सकता है, तो हमें उसके साथ वो भी हमें हाथ मिलाना चाहिए, ना कि वो बहुत से लोग क्या करते हैं, हाथ नहीं मिलाते हैं, इग्नोर करते हैं, या फिर क्या करते हैं जो है दस्ताने वस्ताने पहन लेते हैं। लेकिन हमें क्या कर दस्ताने वस्ताने का प्रयोग करते हैं, उन्हें बात कर उनसे हाथ मिलाते समय। तो हमें क्या करना है, उनसे इस तरीके की कोई हरकत नहीं करनी और सीधा हाथ मिलाकर बातचीत शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, और अक्षम व्यक्तियों का जो है सभी से परिचय कराएं। जो व्यक्ति है वो असक्षम है, तो उसका भी अगर आप किसी समूह में हैं तो जैसे आप अक्षम व्यक्ति के बारे में बात करते करें और क्या नाम है उसे समूह के सभी व्यक्तियों से संपूर्ण परिचय कराएं, सबका उससे भी और उस अक्षम व्यक्ति का भी सबसे। तो इस तरीके से और परिवार के ज़रूरी निर्णयों में सलाह भी लें। अगर आप मान लीजिए परिवार में कोई अक्षम व्यक्ति है तो उसका जो है उसी व्यक्ति से भी आपको निर्णय लेना है। ठीक है, उसकी भी सलाह को मानना है अगर वो उचित हो तो। ठीक है, और उपकरणों से छेड़छाड़ ना करें। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो अक्षम व्यक्ति होते हैं जैसे कि वो व्हील चेयर का प्रयोग करते हैं या फिर छड़ी का या क्रच का, किसी भी चीज़ का वो हो सकता है कि प्रयोग करते हों, तो ऐसे में जो उनके उपकरण होते हैं उनके साथ हमें छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। तो ये उपकरण जो है उनके शरीर का एक अहम हिस्सा होते हैं जिनका वो इस्तेमाल करते हैं। तो यदि आप इन उपकरणों के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो आप उस व्यक्ति का उपहास कर रहे हैं, यानी कि उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, उस व्यक्ति के जो उपकरणों से छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो अब हम बात कर लेते हैं दिव्यांग बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा, शारीरिक गतिविधियाँ। तो हम दिव्यांग बच्चों के लिए जो शारीरिक गतिविधियों के लाभ बात के बारे में देखेंगे। यानी कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए शारीरिक गतिविधियाँ यानी कि जो खेल कूद है वो किस तरीके से लाभदायक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो दिव्यांग बच्चों के लिए जो शारीरिक गतिविधियाँ उनसे क्या क्या होता है, शारीरिक स्वास्थ्य सुधर जाता है। यानी कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनसे क्या होगा, अगर वो जैसे खेलते कूदते हैं समाज में और उनके साथ साथ और भी बच्चे होते हैं और जिससे क्या और
उन सब का क्या होता है, जो शरीर में शारीरिक स्वास्थ्य होता है वो अच्छे होते हैं। जैसे कि उनके आँखों की रोशनी अच्छी हो जाती है, या फिर लचीलापन आ जाता है उनकी बॉडी में, मांसपेशीय शक्ति जो है वो बढ़ जाती है, सहनशीलता में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। और जो उनके जो हृदय वाहिका तंत्र होता है वो भी सुधर जाता है। तो ये सब क्या होता है, किससे होता है, ये शारीरिक गतिविधियों के कारण ही होता है। और ये दिव्यांग बच्चों में नहीं, ये हर किसी में नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनमें भी शारीरिक गतिविधियों से होता है। पर दिव्यांग बच्चों के लिए भी ये अच्छा होता है। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। अब मानसिक स्वास्थ्य में सुधार क्या, जैसे कि आप कि शारीरिक गतिविधियों और खेल कूद में भागीदारी से जो है वो केवल जो शारीरिक स्वास्थ्य होता है वही स्वस्थ नहीं रहता है, मतलब जो शरीर का शारीरिक स्वास्थ्य है वो तो स्वस्थ रहता ही है, साथ में जो है मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। अब एकाग्रता में सुधार। अगर क्या नाम है, कोई बच्चे दिव्यांग बच्चे जो हैं उनको ध्यान केंद्रित करने में नॉर्मली वो समर्थ नहीं होते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो शारीरिक गतिविधियों का जब वो निरंतर अभ्यास करते रहते हैं तो उनकी जो है एकाग्रता में जो है सुधार हो जाता है, क्योंकि जो ये खेल कूद की शारीरिक गतिविधियाँ हैं ये बच्चों को आकर्षित करती हैं। अब नियमित दिनचर्या शारीरिक खेल कूद से भाग लेने से क्या होता है, बच्चे का जो दिन भर वो है वो सक्रिय रहता है, यानी कि एक्टिव रहता है, जिससे कि अकेलापन, तनाव या उदासी जैसे उसके मन में नकारात्मक भाव विचार नहीं आते, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें आत्मसम्मान में वृद्धि की। तो आत्मसम्मान में वृद्धि से तात्पर्य ये है कि जो बच्चे होते हैं शारीरिक गतिविधियाँ क्रियाएं करते हैं, इनसे क्या होता है, उनके जब वो समाज में निकलते हैं तो समाज के बाकी लोगों से बातचीत भी करते हैं और क्या नाम है उनसे मिलते जुलते भी हैं, जिससे क्या होता है उनके आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। अब व्यवहारात्मक सुधार। जब वो समाज में निकलते हैं और बातचीत करते हैं तो उनसे उससे जो उनका व्यवहार होता है वो सुधर जाता है। उन्हें ये पता चलता है समाज में निकलने से या बातचीत करने या मिलने जुलने से कि हमें क्या निर्णय लेने, जैसे निर्णय लेने की क्षमता या फिर लक्ष्य निर्धारण करना, और या फिर ये जो मतलब कौशल सुधर जो होते हैं, ये संबंध जो कौशल होते हैं उनके ये सुधर जाते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है उनका व्यवहारात्मक सुधार के अंदर आता है। अब हम बात करेंगे इसमें नेक्स्ट टॉपिक की, यानी कि दिव्यांग बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों का निर्धारण करने वाली रणनीतियाँ। दिव्यांग बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों का निर्धारण करने वाली रणनीतियाँ या फिर नियम, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसमें पहला पॉइंट ये है कि रुचियों व आवश्यकताओं के अनुसार, ये जो मैंने आपको ये क्वेश्चन बता रही हूँ ये 5 मार्क्स का बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो इससे पहला वाला क्वेश्चन बताया वो भी 5 नंबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दोनों में से एक आपके पेपर में पक्का 100% आएगा ही आएगा। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि क्या नियम होने चाहिए या फिर क्या रणनीतियाँ होनी चाहिए, या फिर आपके पेपर में ये क्वेश्चन एक ऐसे भी आ सकता है कि अगर दिव्यांग बच्चों के लिए आपको नियम बनाने के लिए दे दिए जाएँ तो आप किस तरीके के नियम बनाएंगे। तो देख लेते हैं हम कि किस तरीके के नियम बनाएंगे, या फिर क्या नियम होने चाहिए, या क्या रणनीतियाँ होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर हम कोई भी नियम किसी के लिए भी जिसके लिए बनाते हैं उसमें उस व्यक्ति की रुचि या फिर उसकी ज़रूरत आवश्यकता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी हम यही करेंगे, जो हम दिव्यांग बच्चों के लिए नियम बनाएंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, उस बच्चों की रुचि होनी चाहिए, आवश्यकता होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके अनुसार ही हम क्या करेंगे, नियम बनाएंगे। जब क्या नाम है बच्चे की रुचि ही नहीं होगी और आवश्यकता ही नहीं होगी और उसके अनुसार उनकी क्षमता ही नहीं होगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना नियम बनाने का। तो हमें नियम ऐसे बनाने चाहिए जो उनके वह आवश्यकता और रुचियों के अनुसार हो, उनकी रुचि और आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखते हुए नियम बनाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, ठीक है। तो ये जो प्रशिक्षक हैं उनका प्रशिक्षण जो है, जो हमें मतलब जो उन बच्चों को सिखाते हैं उनको भी प्रशिक्षण यानी कि मिलना बहुत आवश्यक है, यानी जो टीचर सिखाते हैं उनको भी सिखाना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए बच्चे हैं, ठीक है, और ये टीचर हैं, तो टीचर के भी टीचर होने चाहिए, यानी कि इन टीचरों को भी ट्रेनिंग जो है वो दी जानी चाहिए इन बच्चों को सिखाने के लिए अलग से, ठीक है।
तो इसमें ये हो गया, प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण मिलना भी आवश्यक है, जिससे कि वो उनके अनुसार, उनके अनुकूल और उनकी आवश्यकता अनुसार ही जो है वो काम कर सकें, उन्हें प्रशिक्षण बच्चों को सिखा सकें। ठीक है, प्रशिक्षक। तो अब हम बात कर लेते हैं दिशा निर्देशों की रणनीति में संशोधन। तो जो भी हमें दिशा निर्देश, मतलब कि अगर हम किसी भी खेल की गतिविधियों के लिए, शारीरिक गतिविधियों के लिए हम नियम बना रहे हैं बच्चों के लिए, तो ये दिव्यांग बच्चों के अनुसार इनमें कुछ संशोधन कर देना चाहिए। जैसे कि अगर कोई बच्चा है, अगर हम मान लीजिए कि किसी बच्चे, जैसे दौड़ कंपटीशन है, दौड़ प्रतियोगिता, ठीक है, तो उसमें अगर हम ऐसे बच्चों के लिए नियम बना रहे हैं जिन्हें दिखाई नहीं दे, मतलब जिन्हें सुनाई नहीं देता, मान लीजिए कि अगर मान ये हम ये बच्चे हैं, ठीक है, 3 बच्चे हैं और इनके लिए जो है दौड़ करवानी है, तो इनके लिए हमें इस तरीके के नियम बनाने, अब इन्हें सुनाई तो देता नहीं है, तो यहाँ पर रिबन लगा हुआ है, ठीक है, ये रिबन लगा हुआ है, ठीक है, तो इन्हें भागते हुए इस रिबन को तोड़ना है। अब इन्हें सुनाई तो देता नहीं है, तो अब क्या करेंगे ये, ठीक है, तो ये ऐसे करेंगे, भागते हुए जाएंगे और क्या नाम है, जहाँ पर भी ये भागते हुए जाएंगे और जो अनाउंसमेंट होगी कि कौन जीता है या किसे इनाम मिला है, वो एक किसी भी अलग टेक्निक से, ठीक है। अब जैसे कि इन्हें इनाम देना है, ये मान लीजिए ये वाला बच्चा जो है वो जीत गया, तो जो इसका नाम है वो किस तरीके से दिखाया जाएगा, एक बोर्ड पे जैसे लिख कर दिखा दिया या किसी भी तरीके से दिखा दिया, या फिर बंदूक चला के दिखा दिया, जिससे कि इन्हें गोली दिख जाए कि हाँ भाई ये जीत गया, या फिर ये रेस जो है वो ख़त्म हो चुकी है, मतलब कोई भी अलग सी टेक्निक को यूज़ करना। या फिर उनकी, जैसे कि अगर मान लीजिए बच्चे हैं उन, ठीक है, तो उनकी जो रणनीति है उसको बदल देना चाहिए, कि जैसे कि कोई भी बच्चा है, ठीक है, उसके जो दिशा निर्देश है, मतलब जो भी खेल को, मतलब ये किसी भी तरीके से करके हमें ये उन बच्चों के हिसाब से ही बनाने हैं, जिससे कि उन्हें दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, आशा है आपको समझ तो आ ही गया होगा अब तक। अब हम यहाँ पर आते हैं, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ठीक है, खेल नियमों में संशोधन। तो अब हमें क्या करना है, खेल के नियमों को बदलना है या फिर उनमें संशोधन करना है उन बच्चों के हिसाब से, दिव्यांग बच्चों के हिसाब से। अब मान लीजिए जैसे खेल जो है उनके कौशल, अब हमें हर बच्चे के हिसाब से ही बनाना है। जैसे कि अगर कोई बच्चा है उसमें खेल की क्षमता कम है, तो उसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि जो जो है कि क्षेत्र को, जो खेल का क्षेत्र है उसको छोटा कर देना चाहिए, या फिर जो है उसके लिए थोड़े आसान नियम बना देने चाहिए, जिससे कि वो भी जो है जो खेल गतिविधियों या शारीरिक गतिविधियों में नियमित रहें। खेल उपकरणों में संशोधन कर देना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, खेल उपकरणों में संशोधन का मतलब यह है कि जो उपकरण हैं वो उन बच्चों के हिसाब से बनाने चाहिए, दिव्यांग बच्चों के हिसाब से, जिससे कि उन्हें भी खेल खेलने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं वातावरण में परिवर्तन की। तो जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके अनुसार वातावरण में संशोधन कर देना चाहिए। यदि कि जैसे कि अगर कोई बच्चा अतिरिक्त खेल कूद के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने के लिए बना देना चाहिए। जैसे कि अगर कोई बच्चा अच्छे से खेलता है और उसमें जो है खेल खेलने की क्षमता है, तो क्या करना चाहिए, जो उसके खेल का वातावरण है आसपास का, उसे अच्छा सा बना देना चाहिए। जैसे कि उधर अच्छे से लाइटिंग वाइटिंग लगा के रोशनी कर देनी चाहिए, या फिर संगीत वंगीत उपलब्ध कराना, मतलब खेल के अनुसार जो हो सके हमें वही, क्या नाम है, चीज़ को प्रेफरेंस देनी चाहिए ज़्यादा। अब मेडिकल स्टाफ की निगरानी। तो मेडिकल स्टाफ की निगरानी, जो दिव्यांग बच्चे हैं ये किसी काम को करने या खेलने में थोड़े असक्षम होते हैं, तो वहाँ पर जो है मेडिकल स्टाफ की निगरानी होनी चाहिए, जिससे कि अगर किसी को चोट भी लग जाए तो जो है उस समस्या का समाधान जो है जल्दी से जल्दी हो सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 5 की। तो जब तक के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।